मैं नफरत के काबिल न थी, लेकिन लोग मुझसे नफरत करने लगे और अब यकीन है कि अगर माँ बाप जिंदा होते तो मुझे अपनी बेटी कहना पसंद ना करते, इसलिए कि तकदीर ने देश छीना। फिर एक बेईमान व्यक्ति ने, जिसे देश में दलाल कहते हैं, मुझे मासूम लड़की से वेश्या बनने पर मजबूर कर दिया। मेरी कहानी सीधी साधी सी है, मगर जिंदगी और वक्त की वजह से इतनी सीधी नहीं है। बस जरा सा पैर फिसलने की देर है, नादार और तो सीधी दलदल में जा गिरती है। हर हाथ के हाथों यह तबाह हाल औरत फिर चाहे जितना पुकार पुकार कर कहे कि मुझे बचा लो, इस दलदल से निकालो, लोग उसे वेश्या ही जानते हैं और उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाने से डरते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि इन पापों से नफरत करने के बावजूद इस बाजार की रौनक बनूंगी, ये जहां जिस्मफरोशी का कारोबार किया जाता है। मैं मुंबई के करीब एक गांव की रहने वाली थी जब वो संभाला बाप का साया सर से उठ चुका था। हम 3 बहनें थी और मैं उनमें सबसे बड़ी थी। गुर्बत की वजह से जब रिश्तेदारों ने आंखें फेर ली तो दूसरी शादी करने के बजाय माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन माजरा से ही समझा। इन हालात में बड़ी मुश्किल से मैट्रिक कंप्लीट की। माँ तो ज्यादा मेहनत करने की वजह से जल्दी ही बूढ़ी नजर आने लगी थी। मैंने मैट्रिक इसलिए की थी कि कहीं नौकरी कर सकूं, अपनी माँ और छोटी बहनों का सहारा बन जाऊं। अब मैं नौकरी की तलाश में दर बदर भटकने लगी रही। लोगों को नौकरी के बदले इज्जत मांगते तो कहीं रिश्वत और सिफारिश को कहते। अब पता चला कि नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल काम है। ये देखो, वही लड़कियां जानती है जो इन हालात से गुजरती है। जिससे मोहल्ले में हम रहते थे, वहाँ एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे थे। घर के मालिक का नाम रंजीत था। उन दिनों जब मैं नौकरी की तलाश में मारी मारी फिर रही थी और हमारे घर के हालात बहुत खराब थे, तो एक दिन रंजीत हमारे घर आया। पड़ोसी होने के नाते माँ ने उसे अपना दुख सुनाया और रिक्वेस्ट की कि मेरी बच्ची को नौकरी दिलवा दो। रंजीत ने माँ को तसल्ली दी और कहा कि अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हारी लड़की को फ्रांस में नौकरी दिलवा सकता हूँ। बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। मैं खुद नहीं जा रहा हूँ और मेरी पत्नी बच्चे भी साथ जा रहे हैं। तुम्हारी बेटी रेखा वहाँ मेरे घर पर ही रहेगी। मैं हर हफ्ता तुम्हारी से फोन पर बात करवा दिया करूँगा। गुर्बत से मजबूर माँ उसकी बातों में आ गई और हाँ कर दी। रंजीत कुछ दिन के लिए गांव से चला गया। जब वापस आया तो माँ को खुशखबरी सुनाई, अपनी फैमिली के साथ वो मेरा भी वीजा ले आया है। अब पासपोर्ट और टिकट का बंदोबस्त करना है। माँ ने अपने कानों से बलिया तक उतार कर उसे दे दी और कुछ पैसे रंजीत ने अपने पास से खर्च किए। इस तरह से सारे मसले ही हल हो गए। आखिरकार जाने का वक्त आ गया। मैं रंजीत और उसकी फैमिली के साथ हवाई जहाज में बैठ गई और हम फ्रांस आ गई। यहाँ कुछ दिन उसने मुझे अपनी फैमिली के साथ रखा और फिर वो मुझे एक ऐसी जगह ले आया जहाँ मुझसी और भी बदनसीब लड़कियां थी। उनसे मिली तो पता चला कि रंजीत ने झूठ बोला था। वो हमें लेकर शारजा आ गया है और यहाँ एक व्यक्ति के हाथों बेच दिया है। ये बाजार ए हुस्न का दलाल था। उसका काम औरतों को खरीदकर बाजार ए हुस्न की रौनक बनाना था। मैं जिस इंसान की हिफाजत में इतनी दूर आई थी, यहाँ वो नीलाम होने लगी। मेरा कोई हाल ना था। मौत की प्रार्थना करती थी लेकिन मौत भी नहीं आती थी। मैं हर रोज जीती और हर रोज मरती थी। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, किसी शरीफ इंसान को मेरे पास भेज दे और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस दलदल से निकाल ले। आखिरकार ईश्वर को मुझ पर तरस आ गया और एक दिन एक व्यक्ति आया जो शक्ल से हिंदुस्तानी और शरीफ निशान लगता था। उसने आते ही मुझसे सवाल किया, तुम मजबूर हो? खुशी से इस कांटों भरी सेज पर बैठी हूँ। मैंने उसकी तरफ चौंक कर ऐसे देखा जैसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो। 1 साल से जैसे मैं बस इसी सवाल के इंतजार में बैठी थी, तभी फूट फूट कर रोने लगी। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, जैसे सावन भादों का महीना अपनी पूरी ताकत से बरसता है। जब रो रोकर दिल का गुबार निकाल चुकी तो उसने कहा, सच कहा था मेरे दोस्तों ने, मैं सही लड़की के पास पहुंचा हूँ। क्या क्या कहा था आपके दोस्त ने और कौन है वो आपका दोस्त? मैंने रोती हुई आवाज में पूछा तो उसने बताया, मैं
इस बाजार का शौकीन नहीं हूँ और ना ही मेरा ये मकसद है कि यहाँ आकर खुद को बदनाम करूँ। हाँ, मगर मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो इस जगह पर सुकून तलाश करने आते हैं। एक दिन वो मेरे रूम पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे और मैं हैरत से उनकी बातें सुन रहा था। मोहित ने कहा कि आज तबीयत खराब है, उधर जाना चाहिए। दूसरा बोला, इस बार उसे दलाल से कहना कि फिर उसी लड़की से ना मिला दे जिसका नाम हमने रोती सूरत रखा है, हर वक्त रोती रहती है बस। अरे यार, हाँ, वो रेखा है तो वो भी हमारी तरह हिंदुस्तानी बरसा दी दिमागी मरीज है। खूबसूरत तो बहुत है लेकिन अभी तक उसने इस माहौल को स्वीकार नहीं किया है। कोई दिल बहलाने जाता है और वो रो रो कर गमों को दोगुना कर देती है, दिल खराब हो जाता है। मोहित ने कहा, यार तरस आता है उस पर। कमबख्त एक दलाल उसे धोखे से यहाँ लाया है, नौकरी का झांसा दिया था। वो बेचारी शरीफ लड़की है तभी तो रोती है। मैंने जब दोस्तों से ऐसी बातें सुनी तो तुम्हारा अता पता पूछा और यहाँ तक आ गया। जब पहली नजर तुम पर पड़ी तो तुम्हारी अच्छी सूरत से खुश हुआ, मगर तुमसे बात करते ही पता चल गया कि तुम्हें वेश्या जरूर बना दिया गया है। मगर तुम्हारे इस सजे हुए जिस्म के अंदर एक शरीफ औरत अभी तक जिंदा है। अच्छा बताओ, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची और कौन लाया था तुमको यहाँ? तभी मैंने अपनी सारी कहानी राहुल को सुना दी। मेरी कहानी सुनकर उसके दिल में दया आ गई। उसने कहा, रेखा, अगर वाकई तुम सच्ची हो और इस गंदगी में से छुटकारा पाना चाहती हो तो यहाँ से इसी वक्त निकल चलो। मैं तुमसे शादी करूँगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था मगर मैं तैयार हो गई और फिर रात के 12 बजे वो मुझे वहां से किसी तरह निकालकर अपने फ्लैट में ले आया। सुबह हमने शादी की और पति पत्नी जैसे पवित्र बंधन में बंध गए। कुछ दिन बाद राहुल ने अपने घरवालों से बात की और उनको खुशखबरी सुना दी, उसने शादी कर ली है। वो उनसे इसलिए माफी मांग रहा था कि अपनों से इजाजत ली थी और ना अपनी शादी में उनको शामिल किया था। बहरहाल, अपने तो अपने होते हैं। उन्होंने राहुल को ना सिर्फ माफ कर दिया बल्कि कहा कि अपनी दुल्हन को साथ लेकर हिंदुस्तान आ जाओ, वो जैसी भी है हमें स्वीकार है, हमारी बहू बन गई है तो उसे स्वीकार करनी है। इससे जवाब के मिलते ही राहुल खुश हो गया और मुझे लेकर अपने घर वालों के पास आ गया। जैसा कि उन्होंने कहा था कि बहू बन गई है तो जैसी भी है हम स्वीकार कर लेंगे। राहुल के माँ बाप, बहन भाइयों ने मुझे अपना लिया और वही इज्जत दी जैसे कि एक बहू को मिलनी चाहिए थी। अब मैं राहुल के घरवालों के साथ उनके घर में रहने लगी। राहुल और मैं बहुत खुश थे कि हम अपनों में आ गए हैं और अकेले जीवन की कड़वाहट से आने से बच गए हैं। शादी को 4 साल बीत गए लेकिन मैं औलाद से अब तक वंचित थी। सास लेडी डॉक्टर के पास ले गई, उसने बता दिया कि इनकी औलाद नहीं हो सकती। औलाद न होने पर भी राहुल मुझे बहुत चाहते थे। मैं उनसे कहती थी कि मेरी तरफ ना देखो, मुझे छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो, औलाद तो ऊपर वाले की देन है, आप क्यों मेरी वजह से औलाद को तरसे। तब वो कहते थे कि मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा और कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा, तुम्हारा क्या कसूर है, मैं क्यों तुम पर जुल्म करूं, पहले क्या कम दुख उठाया है तुमने, आपने एक बार बलि दी है, मैं इस एहसान को नहीं भूल सकती, अब दूसरी बलि ना दे तो। राहुल कहते थे जब बलि दी है तो पूरी तरह दूंगा वरना बलिराम जाएगी। वो मुझसे इतना प्यार करते थे, मैं भी दिल और जान से उन्हें चाहने लगी थी। वो भी अच्छे इंसान थे, मैं भी अच्छे दिल की थी। ऊपर वाले ने हमारी जोड़ी खूब मिल आई थी और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक बार फिर मेरी जिंदगी में कयामत की घड़ी आ गई। एक बार जबकि राहुल घर पर नहीं थे, उनके एक दोस्त मोहित अपनी पत्नी के साथ हमारे घर आए। मेहमान जाने में उनके सामने चली गई। मोहित ने मुझे देखकर पहचान लिया, वो कई बार उस बाजार में आ चुका था। उसने अपनी पत्नी को बता दिया कि राहुल की पत्नी का संबंध बाजार ए हुसैन से है। भगवान जाने राहुल की अकल को क्या हुआ था जो एक वेश्या को पत्नी बनाकर घर ला बैठाया है।
उसे अपनी माँ और बहनों का भी पास ना रहा। ये औरतों कैसे उनके बीच में रहेंगी। मोहित की पत्नी ने मेरी सास की भांजी निशा को सारा किस्सा बताया। वो उसकी दोस्त थी। दिशा भी पेट की हल्की निकली और ये बात होते होते गई। मेरी सास और नंदों को जब ये किस्सा पता चला तो उन्होंने राहुल से पूछा। तब उन्होंने हकीकत बताकर कहा कि हालात ने रेखा पर सितम किया है। इसका तो कोई कसूर नहीं है। मैं उसे पाप ही नहीं समझता। एक अच्छा इंसान बनकर उसके साथ शादी की है मैंने। कोई कुछ भी कहें, मुझे हरगिज उसकी परवाह नहीं है। हम अपने घर में खुश हैं। कोई हमसे रिश्ता रखे या ना रखे। मेरी सास ने ऐतराज किया कि अगर वेश्या को पत्नी बना लिया था तो पहले बताना था हमको। हम तुमको उसे यहाँ लाकर बसाने का ना कहते। अब तुम लोग हमसे अलग हो जाओ और अलग रहो, क्योंकि मेरी बेटियों की अभी शादी नहीं हुई है, उनके रिश्ते होने हैं। और जिस घर की बहू वेश्या हो उस घर की बेटियों के रिश्ते कौन लेगा। जब मैंने सांस के मुंह से ये शब्द सुने तो मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। वो कह रही थी, मैं तो सास हूँ। अगर रेखा के माँ बाप भी इसके हालात जान ले तो वो भी इसे बेटी कहकर बुलाना पसंद नहीं करते। अब ये बातें मुझे परेशान करने लगी। तभी मजबूर होकर राहुल ने किराए का मकान तलाश किया और हम अलग हो गए। मैं अब अपने पति के माँ बाप के घर नहीं जाती। उनके बहन भाई और रिश्तेदार भी मुझसे नहीं मिलते। अचानक मिल जाए तो कतरा कर निकल जाते हैं। तब बहुत दुख होता है। मैं सोचती हूँ अगर वेश्या होना नफरत के काबिल है तो फिर इस समाज के कुछ लोग भी नफरत के काबिल है, तो फिर सिर्फ वर्षा से ही नफरत क्यों। उन लोगों से भी नफरत की जानी चाहिए जो औरत को वेश्या बनाते हैं, उसे खरीदते और बेचते हैं। वो लोग तो सोसाइटी में ऐसे घुल मिलकर रहते हैं कि पहचाने नहीं जाए, मगर औरत ही नफरत के काबिल ठहरती है। वही पापी समझी जाती है, वही सजावार होती है। आखिर ये बेइंसाफी क्यों। अफसोस तो ये है कि जिस व्यक्ति ने मुझे इस दलदल से निकाला, मुझे एक अच्छी जिंदगी दी, एक अच्छा काम किया, उसे भी लोग मेरे साथ सजा देने लगे। राहुल को लोग कहते हैं कि उसने रेखा से ही क्यों शादी की। क्या दुनिया में शरीफ लड़कियों की कमी थी जो ये गंदगी में जा गिरा। और मैं कहती हूँ कि शरीफ घराने की अच्छी लड़कियों को तो सभी अपनाते हैं। रेखा को तो उस व्यक्ति ने अपनाया है जो पापों की दलदल में फंसी किसी ऐसी औरत को इस दलदल से निकालता है जो दिल से शरीफ लड़की की जिंदगी गुजारना चाहती है। अगर वाकई कोई औरत ऐसी हो और वो एक शरीफ लड़की की जिंदगी गुजारना चाहती हो तो उसको शरीफ लड़की की जिंदगी देना और पापों की जिंदगी से निकाल लेना एक बड़े पुण्य का काम है। समाज चाहे राहुल से जितनी भी नफरत करे, मगर मैं तो यही कहूंगी कि राहुल ने मुझे अपना कर जो पुण्य किया है उसका उसे बड़ा फल मिलेगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि राहुल ने बहुत अच्छा काम किया है। उसने पापों में डूबी एक लड़की को निकालकर यह साबित कर दिया कि अच्छे व्यक्ति आज भी है। दूसरी तरफ एक वो व्यक्ति था जिसने पैसे की खातिर एक शरीफ लड़की को वेश्या बनने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, आप यहाँ राहुल के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जिसने इतना बड़ा कदम उठाया कि एक वेश्या के साथ शादी की। क्या ये हमारे समाज का हर लड़का कर सकता है? मेरे ख्याल में हर लड़का कभी भी नहीं करेगा। अगर नहीं कर सकता है तो फिर ये शरीफ और इज्जतदार लड़के एक शरीफ लड़की को वेश्या बनने पर मजबूर क्यों करते हैं। हमेशा को तो बुरा समझा जाता है, लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है कि औरत आखिर वेश्या क्यों बनती है। इसमें मर्द का भी तो हिस्सा होता है ना, तो फिर वो मर्द बुरे क्यों नहीं जाने जाने। वैसा का तो लोग अंतिम संस्कार करने से भी कतराते हैं, लेकिन उसी वेश्या के पास जाने वाले लोगों को कोई बुरा नहीं समझ रहा। आखिर ऐसा क्यों है। कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।